हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू के एजुकेशन हब। आज हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री को आज हम लोग बिल्कुल मेंस लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आप देखिए, आप 5 मिनट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री का आज क्या होने वाला है। क्लियर है? हिस्ट्री को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होती है, वो बेसिकली उस कालखंड को कहते हैं जो बीत चुका है ना। उस कालखंड को कहते हैं जो बीत चुका है, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ये तो बेसिक कॉमन सी डेफिनेशन है, आप सभी जानते होंगे। इति मतलब होता है बीती हुई, और हास का मतलब होता है कहानी या स्टोरी। जो बीती हुई जो भी कुछ है, जो समाप्त हो चुका है, बहुत पहले हुआ है, उसी को इतिहास हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इतिहास को। हम लोग अब चूंकि बीती हुई कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, इसलिए हम लोग इतिहास को डिवाइड कर दिए। इतिहास को डिवाइड कर दिए। आपको जो है प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में, फिर प्राचीन इतिहास को भी बांटा गया, फिर उसको भी बांटा गया। अब सवाल यह है कि इतने बार इसको क्यों बांटा गया? तो इतने बार इसलिए बांटा गया क्योंकि इतिहास जो है, तो हिस्ट्री हम लोग बोलते भी किसी को कि अरे हिस्ट्री बंद करो सुनाना, इतना लंबा काहे सुना, तो एक्चुअली ये बहुत लंबा होता है। क्लियर है? इसलिए हमें इसको बांट के पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री को बांट के पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, दूसरी वजह यह है कि चूंकि आप देखेंगे कि इतिहास में बहुत बदलाव आया। तो जब बदलाव आया तो सब कुछ को अगर हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे तो इस बदलाव को हम लोग नहीं समझ पाएंगे या इस कालखंड को नहीं बांट पाएंगे। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का बदलाव आया, इसलिए हम लोग इस कालखंड को बांट के पढ़ते हैं। ठीक है? जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि जब पाषाण का, पत्थर का यूज हो रहा था, तो उस कालखंड को क्या कहे। फिर जब उससे भी थोड़ा आगे निकला, जब मनुष्य ने कुछ धातु जैसे तांबा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इसको खोज लिया, तो उस कालखंड को क्या कहा। फिर धीरे धीरे और डेवलप हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतिहास को बांटने के पीछे का वजह एक तो हो गया कि वो बड़ा लंबा होता है, दूसरा क्या हो गया कि चूंकि बहुत तरह के परिवर्तन हुए प्राचीन समय में, इसलिए हमें उस परिवर्तन के आधार पर भी इसे अलग अलग करके समझने की जरूरत पड़ी। इसी वजह से इसको बांटा गया। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक था कि इतिहास, मैंने आपको बताया कि इतिहास को यहाँ जो हम लोग डिवाइड करेंगे, वो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा प्राचीन इतिहास, एक हो जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? आधुनिक इतिहास। तीसरा आधुनिक इतिहास हो जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूं, किस लेवल का टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। क्लियर है? अब जानिए इस बात को कि प्राचीन इतिहास का कालखंड कहां से कहां है। आप देखिए, आप समझ जाइएगा। प्राचीन इतिहास का जो कालखंड है वो 5 लाख BC से, 5 लाख BC से आपका प्राचीन इतिहास जो है 600 AD तक है। आपको पता है BC बिफोर क्राइस्ट होता है, और AD एनो डोमिनी होता है। बिफोर क्राइस्ट मतलब जब ईसा मसीह का बर्थ हुआ था, उससे पहले के टाइम को BC कहा जाता है। आप सोचिए ये कितना प्राचीन कालखंड है, कितना पुराना है ये। थोड़ा सा मैं BC और AD को समझा देता हूँ, आप यहाँ समझ लीजिए कि देखिए हमारी जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उनकी शुरुआत जब हुई थी तो वो कब हुई थी? आखिर कोई एक दिन तो होगा जब उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसकी शुरुआत जो है, जो जीसस क्राइस्ट था, है ना, उसके बर्थडे से माना जाता है। ठीक है? उसके बर्थडे से माना जाता है। मान लीजिए ये उनका बर्थडे है, तो अगर हम लोग इससे पहले जा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट से पहले जा रहे हैं, तो इनमें जो भी डेट होगा उनके लिए BC लगाएंगे, उनके लिए BC का यूज करेंगे। BC का यूज करेंगे मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से भी पहले का टाइम। ठीक है? बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ से हम लोग जो आते हैं, यहाँ से जो हम लोग आते हैं, तो इसको AD बोलते हैं, AD बोलते हैं, AD बोलते हैं, मतलब आफ्टर डोमिनी। ठीक है? तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे 5 लाख BC है, मतलब जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। अब सोचिए कैलेंडर की शुरुआत कब हुई होगी? जब ये 2000 है ना 21 खत्म होने को है, तो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई होगी? आप इस बात को थोड़ा सोच के देखिए। 2021 है ना, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई होगी? तो 5 लाख BC से 600 AD तक का काल को हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। ठीक है? इसी तरह से मध्यकालीन है। मध्यकालीन आपको पता है कब से शुरुआत हुई थी? मध्यकालीन जब हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये सब अटैक किया था 712 ईस्वी में। तो सारे बुक में भी लिखा हुआ है इस बात को, मध्यकालीन के बारे में। ठीक है? कुछ बातें आपको कॉमन मिलेगी, बट कुछ बातें आपको इतनी अच्छी सीखने को मिलेगी जो जनरल किताबें में नहीं है। मध्यकालीन आपका कहाँ से हो जाएगा? लगभग 600 AD से, है ना, 600 AD से लगभग 1707 तक। ठीक है? 1707 तक जब
औरंगजेब जब मुगल शासक जो है, जब मुगल काल जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। 600 AD, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा 712 AD भी मिलेगा, तो ये कॉमन बातें हैं, क्लियर। अब आधुनिक में आते हैं। आधुनिक आपका हो गया 1707 से 1947 तक, जब या फिर अभी कंटिन्यू जहाँ तक चल रहा है, तो ये आपका आधुनिक हो गया, क्लियर। प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया। अब देखिए प्राचीन में कितना है, 5 लाख BC से 600 AD तक, तो बहुत बड़ा इसका भी कालखंड अभी भी है। तो इसको फिर ना हम लोग डिवाइड करेंगे, प्राचीन इतिहास को फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राचीन इतिहास को हम लोग डिवाइड करें। अच्छा, ये बताऊंगा मैं कि डिवाइड करने का बेस क्या था और क्यों इसी तरह से डिवाइड किया है, आप लोग देखिए, मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक। प्राचीन इतिहास को डिवाइड किया गया। सबसे पहला इतिहास जो हुआ वो प्रागे ऐतिहासिक हुआ, है ना। प्रागे ऐतिहासिक काल जो रहा, ठीक है, उसी को प्राचीन एक पहला इसका कालखंड है, प्रागे ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास का। दूसरा जो था वो आद ऐतिहासिक काल था, आद ऐतिहासिक, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या रहा, तीसरा आप लोग को पता है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल कहीं कहीं आपको यहाँ पे ई भी मिलेगा, कहीं कहीं ए भी मिलेगा, तो ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागे ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। ऐतिहासिक काल बेसिकली उस कालखंड को कहा गया कि जिसके पास, जिसको जानने के लिए हमारे पास, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के। अच्छा, अब एक बात तो मैं आपको शुरुआत में नहीं बताया कि इतिहास को हम लोग जाने कैसे, इतिहास को कैसे जाने, इतिहास को किस आधार पे हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए 5 लाख BC से 600 AD तक, इससे पहले क्यों नहीं लिखे। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसको समझना चाहिए आप लोग को। देखो इतिहास को हम लोग को जानने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए, कोई ना कोई तो बताने वाला होना चाहिए। अब तो कोई, अब जैसे मान लीजिए आप छोटा बच्चा है, उसको उसके दादा दादी कोई कहानी सुनाते, कुछ बताते हैं जो वो जानता है, उसे बताते कि ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे फूफा है। तो इसी तरह से हमें भी तो अपने इतिहास से, अपने पूर्वज से कोई वाकिफ कराने वाला चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या आपका कोई पूर्वज है अभी 5 लाख BC का बचा हुआ, होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो 5 लाख BC का बचा हुआ कोई पूर्वज नहीं, फिर हम लोग कैसे जाने, किसने बताया। तो अब दो बातें हो सकती है, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो उस समय का जो अभी हो, जहां से हमें इस बात की जानकारी मिल रही हो कि उतने प्राचीन इतिहास के बारे में। तो अब क्या रह सकता है, या तो इंसान रहेगा या फिर कोई जानवर रह रहा होगा, ठीक है। तो इंसान भी रहा है, इंसान भी रहा है। अब इंसान जिंदा नहीं रहा है, वो जो है मुर्दा रहा है, ठीक है, मर चुका था, उसकी जो है बॉडी बची हुई थी, उसकी बोन बची हुई थी। और लेकिन उसमें एक और चीज़ मिला है, उससे पहले कुछ पत्थर मिले हैं, क्योंकि बोन तो धीरे धीरे खत्म हो गया, कुछ पत्थर मिले हैं। तो क्या पत्थर का मिलना मनुष्य के होने की प्रमाण है? क्या वो हमारी इतिहास है? बिल्कुल हमारी इतिहास है वो, ठीक है। पत्थर का मिलना हमारी इतिहास है, वो हम मनुष्य का होने की इतिहास है। सिर्फ पत्थर ही नहीं मिला, पत्थर के साथ साथ वहाँ एक ऐसी संरचना भी मिली जो इस बात को बताता है कि वहाँ उस समय कोई ना कोई जीवन होगा, कोई ना कोई इस तरह से रह रहा होगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इतिहास को दो चीज़ पे जाने, एक लिखित सोर्स पे जाने, दूसरा बिना लिखित सोर्स पे जाने। मतलब जो लिखा हुआ नहीं था, जो एक सिंबल था। जो लिखित सोर्स था वो तो आप लोग जान रहे हैं, लिखित सोर्स मतलब कुछ ना कुछ लिखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा, जैसे पत्थरों पे कुछ लिखाया गया होगा, कुछ शासक ने कुछ लिखवाए होंगे। लेकिन जो लिखित सोर्स नहीं है वो क्या था, वो उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी, जो लिखित सोर्स नहीं था। जैसे आप समझिए इस बात को कि हुआ क्या कि बहुत सारे औजार जो उस समय हथियार का वो प्रयोग कर रहा था वो मिला, और उसके आधार पे हम लोग इस चीज़ को जानने का कोशिश किए कि यहाँ उस वक्त कोई ना कोई सभ्यता रहा होगा, कोई ना कोई जो है यहाँ पे समूह रह रही होगी, और जो अपना जीवन यापन इसी तरह से व्याप्त करती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें और भी चीज़ मिला। अब इनका एज को कैसे पता लगाया गया, ये 5 लाख BC से 600 AD तक, इसका 2-3 मेथड है। जैसे कि एक कार्बन डेटिंग मेथड आप लोग सुने होंगे, यूरेनियम डेटिंग मेथड आप लोग सुने होंगे। तो इसी तरह से और 2-3 मेथड है। जब मैं इसको इंडिविजुअल कराऊंगा, है ना, जो प्राचीन फॉसिल्स है उसको जानने के लिए मैं जब आपको इंडिविजुअल 2-5-6 मेथड पढ़ा दूंगा, ठीक है, तब आप वहाँ पे समझ जाइएगा। तो अभी टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। तो समझ में आ गया, इतिहास को हम लोग कैसे जाने, दो चीज़ से जाने, एक लिखित सोर्स से और एक बिना लिखित सोर्स से। बिना लिखित सोर्स में क्या आ गया, उस समय जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी वो आ गया, ठीक है, जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्लियर। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आइए, ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा गया है जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है और हम उसे पढ़ते भी है, समझते भी है और उस काल की स्थिति को जानते भी है।
आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसी काल है जिस काल का हमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ अलिखित साक्ष्य भी है, बिना लिखा हुआ साक्ष्य भी है। लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य को पढ़ा तो जा सकता बट समझा नहीं जा सकता, या उससे कुछ क्लियर मीनिंग नहीं निकल पाता है, तो इसलिए उसको आदि ऐतिहासिक काल माना गया। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसी कालखंड को कहा जाता है। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उसको भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल का जो लिखित साक्ष्य है उससे भी नहीं पढ़ा जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के साथ साथ बिना लिखा हुआ साक्ष्य भी है, जबकि प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैसी वस्तुएं मिली है, जिसका उस टाइम में यूज किया जा रहा था, अब आप देखिए ऐतिहासिक काल तो यहाँ पे आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, है ना। थोड़ा मैं इसको लिख दूँ, ऐतिहासिक काल आपका 600 है ना BC से 712 AD तक हो जाएगा। 712 AD तक। आप यहाँ देखिए 600 AD है, आप इसको एक रेस समझ लीजिएगा। यहाँ BC है, 600 BC से 712 AD तक का काल जो होगा उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। मतलब इस कालखंड में जो भी सोर्स मिला वो लिखित भी था और बिना लिखित भी है, और लिखित को पढ़ते भी हम लोग, समझते भी है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल जो है आपका, ये आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग आगे फिर डिवाइड करने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल को, है ना। तो आप ये लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में बेसिकली ये आती है ना। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग पता है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 2500 BC से, ठीक है, वो 2500 BC से 1700 BC तक है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, स्पेस कम है चूंकि मुझे इसमें सारा पार्ट्स को लाना है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 BC से 1700 BC है। इसको आदि ऐतिहासिक काल में ही हम लोग पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक। और वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता जो है बेसिकली 1500 BC से 600 BC तक को कालखंड को कहा जाता है। अब देखिए कनेक्ट हो रहा है ना आपका, 1500 से 600 और 600 से 712 AD, फिर यहाँ 712 से 1707, फिर उधर 1707 से 1947, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग इन दोनों चीज़ को पढ़ते हैं। जब यहाँ पे आएंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, तब इसको वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको अभी और ज़्यादा डिवाइड किया जाएगा। ये आपका चलेगा अभी कितना से कितना तक, 5 लाख से, ये आपका 5 लाख से 2500 या 3000 BC तक ये अभी चलेगा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसका मैंने कालखंड लिख दिया, फिर थोड़ा थोड़ा आपको रेफरेंस पॉइंट भी बता दिया ताकि आपके माइंड में हिट करे कि हमें इस टाइम में क्या पढ़ना होता है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो एक सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, आपका जड़ और जड़ से ऊपर या फिर बीच का कहीं से भी आप लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, रूट से पढ़ेंगे, जैसे कि ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को देख के। अब आते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको अब देखिए 2 कालखंड में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 कालखंड में बांटा गया। एक आपका हो जाएगा स्टोन एज, पाषाण काल। एक आपका क्या हो जाएगा, पाषाण काल हो जाएगा। और दूसरा जो है जिसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, दूसरा जो है ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, एक पाषाण काल हो गया, दूसरा क्या हो गया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का जो कालखंड है वो आपका कब से कब है, 3000 BC से 2500, ठीक है। 3000 BC से 2500 BC के बीच है, या 2000 BC के बीच है आपका ताम्र पाषाण काल का कालखंड। और पाषाण काल फिर ये तो आपका पूरा लंबा का लंबा रह जाएगा 5 लाख से, 5 लाख BC से आपका ये जो ताम्र पाषाण काल है आपको 3000 BC तक, यहाँ तक ये रहने वाला है। क्लियर है? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखिए पाषाण काल में मनुष्य बहुत पत्थर का ही प्रयोग करता था, ठीक है। पत्थर का ही, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इस काल में मनुष्य पत्थर का ही प्रयोग करता था। ताम्र पाषाण काल थोड़ा डेवलप हो गया, मनुष्य ने कुछ धातु आत्विक खोज, ठीक है। तो पाषाण काल में बेसिकली पत्थर का प्रयोग करता था, जो अभी भी ये कहाँ से चल रहा है, 5 लाख BC से 3000 BC तक चल रहा है। उस टाइम में जो भी बिना लिखा हुआ साक्ष्य वो क्या था, अच्छा, बिना लिखे हुए साक्ष्य को आपको पता है क्या कहा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। बिना लिखे हुए साक्ष्य को पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला वो सारे के सारे किस चीज़ का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, ठीक है, स्टोन का बना हुआ था। अब देखिए पाषाण काल को फिर डिवाइड किया गया, पाषाण काल को फिर डिवाइड किया गया। एक तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पाषाण काल को फिर डिवाइड किया गया पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा,
पाषाण काल को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, चूँकि बहुत लंबा इसमें टाइम पीरियड आ जाता है। मध्य पाषाण काल आ जाता है, और उसके बाद तीसरा जो आता है वो क्या आता है आपका, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल का जो कालखंड है वो 4000 BC से लगभग 2500 BC तक है। क्लियर है, नव पाषाण काल। उसके बाद नव पाषाण काल के बाद जो है मध्य पाषाण काल आता है, जो 8000 BC से 4000 BC तक है। क्लियर है। पूरा पाषाण काल जो है ये आपका वहीं लगभग 5 लाख BC से 8000 BC तक है पूरा पाषाण काल। क्लियर हुई बातें। पाषाण काल को भी हम लोग ने डिवाइड किया। अभी आप देखिए यहाँ पे अभी 5 लाख BC से 8000 BC है, मतलब ये अब फिर आगे डिवाइड होने वाला। अच्छा एक बात समझा दूं मैं, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 अलग अलग जो हम लोग पार्ट में इसको डिवाइड किए, वो किस बेसिस पे किए, पत्थर का जो यूज कर रहा था ना वो लोग, तो पत्थर के यूजेज के बेसिस पे किए। देखिए पत्थर का कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा जिसमें अलग तरह का पत्थर का यूज होगा, कुछ अलग तरह का। क्योंकि अभी यहाँ पे लिखित सोर्स हम लोग के पास नहीं है, यहाँ पे जो भी है पुरातात्विक साक्षी है, तो पुरातात्विक साक्ष्य होने की वजह से हम लोग उसी एविडेंस के बेस पे बात करेंगे। क्लियर है आपका। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जब इसको इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा तो वहाँ और अच्छे से इसको डील करूंगा। यहाँ तो अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक का झलक दिखा रहा हूँ। क्लियर। अब देखिए पूरा पाषाण काल का आप फिर देख सकते हैं 5 लाख BC से 8000 BC है, मतलब अभी भी ये फिर डिवाइड होने वाला है, ये फिर डिवाइड होने वाला, चूंकि अभी भी इसका टाइमिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल को फिर डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल को फिर कितने भाग में डिवाइड किया गया, इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, पूरा पाषाण काल को फिर 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 भाग में। सबसे पहले जो देखेंगे वो होगा निम्न पूरा पाषाण काल। क्या होगा, निम्न पूरा पाषाण काल। क्लियर है, मतलब सबसे निचले स्तर का पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। क्लियर है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और ये तीसरा जो होगा ये होगा हम लोग का क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है। तो पाषाण काल को भी हम लोग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। पाषाण काल को जो है यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आप लोग चाहे तो इस स्टेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का आपको डेट के साथ है ना, इस तरह से पूरा डेट के साथ आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी, मतलब बेसिकली आपको जनरली नहीं मिलेगा, आपको बहुत इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इसके बारे में बुक में इसका कोई खास जिक्र जो है टाइमिंग का नहीं किया गया है, आप समझ लिए सारे इसी के बीच में आएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है। अब हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को देखने वाले हैं, निम्न पूरा पाषाण काल को देखने वाले। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल या पाषाण काल, इस तरह में जो भी आने वाला है वहाँ सब जगह पे हम लोग जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ बिना लिखा हुआ साक्ष्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग इस कालखंड को पढ़ने वाले हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है। निम्न पूरा पाषाण काल, अब ये कालखंड है। अच्छा आप लोग इनको लिखे जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, निम्न पूरा पाषाण काल को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से इसको करूंगा, ठीक है। आप लोग इसे ले लीजिए, और ये सारा टॉपिक जो है एकदम सिस्टम वाइज चलने वाला है, एकदम बेसिक से चलेगा, एक भी चीज़ छोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं इतिहास का थोड़ा सा डिवाइड करके उसका झलक दिखाया। आपको कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। पिछले क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे थे। पूरा पाषाण काल का 3 भाग किए थे। पूरा पाषाण काल का 3 भाग था, एक निम्न पूरा पाषाण काल था, एक मध्य पूरा पाषाण काल था और एक उच्च पूरा पाषाण काल था। फिर हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल से आज स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल या पाषाण काल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी थे पुरातात्विक सोर्स थे, ठीक है। और वो पुरातात्विक सोर्स में क्या था, पत्थर था, क्योंकि पत्थर का प्रयोग से ही इस काल का जो नाम पड़ा था वो पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, फिर उसका अगला पार्ट जो भी डिसाइड हुआ था वो उस टाइम में यूज होने वाले पत्थर के आधार पर हुआ था, क्योंकि उस टाइम में मनुष्य जो था, इंसान जो था, पत्थर का ही प्रयोग करता था। अब ये निम्न पूरा पाषाण काल है, ये जगह कहीं ना कहीं से तो मिली होगी,
ये मान लीजिए एक संस्कृति है, तो ये कहीं ना कहीं से तो मिली होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे तो होगा। तो बेसिकली इस टाइम का जो पत्थर मिला था वो आपको ये नीचे देख रहे हैं, ये तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे मिला था। और दूसरा ये जो जगह है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। तमिलनाडु वाले एरिया में 2 जगह मिला था, एक जो आपका था पलवरम था और एक जो था आपका अतिरपक्कम था। एक क्या था आपका अतिरपक्कम था, एक पलवरम था और एक अतिरपक्कम था। तीसरा यहाँ पे जो मिला इस जगह को सोहन घाटी बोला जाता है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में। तो सबसे पहले हम लोग पलवरम देखेंगे, क्योंकि पलवरम जो था इसको किसने खोजा। पलवरम का खोजकर्ता जो था वो रॉबर्ट ब्रूस फूट था, है ना। पलवरम का खोजकर्ता जो वहाँ पे गया सबसे पहले उस जगह के बारे में बताया था, वो कौन था, वो रॉबर्ट ब्रूस फूट था, जिसने 1863 ईस्वी में इसके बारे में बताया। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने निम्न पुरापाषाण काल में तमिलनाडु में निम्न पुरापाषाण काल का मिलने वाला जगह जो था पलवरम, उसके बारे में बताया। पलवरम के बारे में इसने क्या बताया, पलवरम में इसको क्या मिला, सबसे पहले कैसा स्रोत मिला, कैसा सोर्स मिला, तो वहाँ पे हेंडेक्स मिला। हेंडेक्स बेसिकली एक जिसको हम लोग कुल्हाड़ी टाइप का होता है, काटने के लिए होता है। हेंडेक्स का यूज हम लोग करते हैं किसी चीज़ को काटने में, छीलने में या टुकड़ा करने में, तो इस तरह से वो लोग हेंडेक्स का यूज करता था, क्लियर है। तो वहाँ से बहुत सारे हेंडेक्स का स्रोत मिला। और ये हेंडेक्स जो था ये किसका बना हुआ था, ये क्वार्टजाइट स्टोन का बना हुआ था, क्वार्टजाइट पत्थर का बना हुआ था। और क्वार्टजाइट पत्थर के बने होने की वजह से इसे क्या बोला गया, इसे क्वार्टजाइट सभ्यता भी कहा गया। तो ये आपका पलवरम था, ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में इसके बारे में बताया। दूसरा है आपका अतिरपक्कम। अतिरपक्कम भी आपका तमिलनाडु में ही है और ये भी निम्न पुरापाषाण काल में का ही समय का बात है कि अतिरपक्कम के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, वो विलियम किंग ने बताया था, क्लियर है। अतिरपक्कम के बारे में विलियम किंग ने बताया था। यहाँ पर भी इसी तरह का जो था हथियार, जो औजार जो था वो मिला था। अच्छा एक बात जानिए, अतिरपक्कम को आपको मद्रास सभ्यता भी कहा जाता है, मद्रास सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको मद्रास सभ्यता भी कहा जाता है, चूंकि ये मद्रास वाले एरिया में पड़ता था उस टाइम में, तमिलनाडु वाले एरिया को मद्रास बोला जाता है, इसे मद्रास सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर भारत, ऊपर वाले एरिया जो पहले भारत का ही एरिया हुआ करता था, ठीक है। सोहन घाटी, सोहन घाटी के बारे में किसने बताया, सोहन घाटी क्षेत्र जो था यहाँ से क्या क्या मिला, इस चीज़ को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अब सोहन घाटी में बहुत सारे विद्वान पहुँचे यहाँ पे। सोहन घाटी में देखिए क्या क्या हुआ, कौन कौन गए थे। सोहन घाटी में सबसे पहले एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसका नाम था डी एन वाडिया, ठीक है। सोहन घाटी में सबसे पहले डी एन वाडिया कब गया था, ये 1928 में गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सोहन घाटी में डी एन वाडिया के बाद गया था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आया था, है ना। कैम्ब्रिज जो था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये आया हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये आपका वहाँ का एक टीम आया हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक टीम आया हुआ था 1935 में। उसके बाद सबसे लास्ट में जो गया था वो गया था HD संकालिया, ठीक है। उसके बाद एक और गया था HD संकालिया, क्लियर है, HD संकालिया। डी एन वाडिया 1928, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का टीम जो गया था 1935 में गया था, फिर HD संकालिया भी वहाँ पे गया। और HD संकालिया ने इस जगह का नाम जो था वो हेंडेक्स कल्चर दिया था, ठीक है। HD संकालिया ने इस जगह का नाम क्या दिया था, कहाँ का, सोहन घाटी का नाम क्या दिया था, हेंडेक्स कल्चर, क्योंकि यहाँ से भी इसको क्या मिला, हेंडेक्स ही मिला, ठीक है। हेंडेक्स कल्चर इसको नाम दिया था, यहाँ से भी इसको क्या मिला, हेंडेक्स ही मिला। चूँकि अब ये हम लोग निम्न पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं और वहाँ एक जो सोर्स मिला था वो हेंडेक्स ही बेसिकली मिला था। तो यहाँ हो या यहाँ हो, मिलने वाला सोर्स वही है और उसी सोर्स के आधार पे तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को लेकर टेंशन नहीं लीजिएगा कि हेंडेक्स यहाँ भी मिला और हेंडेक्स यहाँ भी मिला, तो इस बात से टेंशन नहीं लीजिएगा। टेंशन तब होता है जब यहाँ हेंडेक्स मिल जाता और वहाँ कुछ और मिल जाता, फिर हमें इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना पड़ता, क्लियर। यहाँ से भी हेंडेक्स मिला, वहाँ से भी हेंडेक्स मिला। सोहन घाटी में सबसे पहले डी एन वाडिया, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की टीम आया, फिर HD संकालिया आया, ये आपका पलवरम हो गया और अतिरपक्कम हो गया, ठीक है। HD संकालिया को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम हेंडेक्स खोजने का गौरव प्राप्त है। संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम हेंडेक्स खोजने का जो ये HD संकालिया है, HD संकालिया हेंडेक्स खोजना, ये फर्स्ट जो था हेंडेक्स खोजने वाला था। संपूर्ण भारत में से हेंडेक्स खोजने का गौरव प्राप्त है किसको, HD संकालिया को, क्लियर है। तो ये आपका निम्न पुरापाषाण काल का जो 3 जगह था इसके बारे में हम लोग ने जान लिया, ठीक है। बेसिकली क्या है वहाँ पे, हेंडेक्स, क्वार्टजाइट स्टोन, ठीक है, 3 जगह है, पलवरम, अतिरपक्कम और सोहन घाटी। पलवरम का खोज किसने किया था, ब्रूस फूट ने किया था। ब्रूस फूट ने पलवरम का खोज 1863 ईस्वी में किया था,
क्लियर है। उसके बाद अतिरपक्कम है, विलियम किंग ने इसके बारे में बताया। अतिरपक्कम को मद्रास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अतिरपक्कम को मद्रास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। सोहन घाटी, इसके बारे में यहाँ पे 3 टीम गई थी। एक डी एन वाडिया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, फिर एच डी संकालिया ने इसे हेंडेक्स कल्चर का नाम दिया, और हेंडेक्स कल्चर का नाम दिया। और जो है उत्तर भारत में सबसे पहले जो हेंडेक्स खोजने का गौरव एच डी संकालिया को ही प्राप्त है। सबसे पहले उत्तर भारत में हेंडेक्स खोजने का गौरव किसको प्राप्त है? एच डी संकालिया को प्राप्त है। क्लियर है। तो ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल था। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। आप लोग मैप जरूर बनाया कीजिए, ठीक है, मैप आपका बहुत हेल्प करेगा। ये 3 जगह याद रखिए, अतिरपक्कम, पलवरम और सोहन घाटी, ये निम्न पूरा पाषाण काल था। अब जो हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल देखने वाले हैं, वहाँ भी हम लोग को क्या सोर्स मिलेगा? वहाँ भी हम लोग को कोई ना कोई स्टोन मिलेगा, किसी न किसी हथियार का ही सोर्स मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास लिखित सोर्स आने वाला नहीं है, अभी वो हम लोग से बहुत दूर है। हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल का ये कुछ थोड़ा बहुत जो बेसिक बातें थी उसको जाने। अब इससे थोड़ा और अंदर जाएंगे, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल है तो यहाँ और भी बहुत सारे चीज़ मिले होंगे। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला और कौन कौन सा महत्वपूर्ण घाटी मिला, इस सब चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल से। आप ये जो है, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने मैप बनाया तो क्या आप एक चीज़ बता सकते हैं? भारत के 2 ऐसे राज्य का नाम, या भारत में ऐसे कितने राज्य है जो जल और थल दोनों से टच रखता है, जल और थल दोनों को टच करता है, संपर्क में रखता है। ठीक है, जल और थल दोनों को अपने संपर्क, अपने भूभाग में मिलाया हुआ है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं यहाँ पे गुजरात पड़ता है ना, यहाँ पे क्या पड़ता है? गुजरात। क्लियर है, यहाँ पे गुजरात पड़ता है। अब गुजरात से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा महाराष्ट्र। गुजरात से जब थोड़ा सा नीचे आएंगे इधर तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। गुजरात से नीचे आए तो क्या मिला आपको? महाराष्ट्र मिला। अब अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे गोवा। ठीक है, गोवा से थोड़ा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटका। क्लियर है, कर्नाटक। और कर्नाटक से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा केरल। क्लियर है, केरल। आप इस चीज़ को समझते हैं बढ़िया से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अच्छा ये बताइए, ये किस भारत का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, या कौन सा भाग है? आप सभी जानते हैं ये भारत का कौन सा भाग है? ये भारत का पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तटीय राज्य हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब देखिए इस चीज़ को बताने का मेरा क्या पर्पस है, हिस्ट्री में मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हिस्ट्री वहीं पर डेवलप होगा जहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन जीने लायक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो ये टोटल आपके 5 जो है पश्चिमी तटीय राज्य हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आपको पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से थोड़ा नीचे आएंगे आपको मिलेगा उड़ीसा। क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल के बाद थोड़ा नीचे आएंगे उड़ीसा मिलेगा, और इधर आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश ये मिल जाएगा। ये आपका पूर्वी तटीय राज्य है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, गुजरात और जो वेस्ट बंगाल है ये भारत के 2 ऐसे राज्य है जो जल और स्थल दोनों से अपनी भूभाग को जोड़ता है, दोनों से अपनी भूभाग को मिलाता है। क्लियर है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल था वो कहाँ कहाँ से मिला है, मतलब वो स्थल, वो जगह जो निम्न पूरा पाषाण काल में मिला था। एक तो मैं आपको बता दिया था वो 2-3-4 जगह, जैसे कि पलवरम, अतिरपक्कम और सोहन घाटी। ठीक है, पलवरम, अतिरपक्कम और सोहन घाटी। लेकिन अभी जो मैं लिखने वाला हूँ उस चीज़ को आप समझिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल एक। उसके बाद देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख घाटी, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख घाटी। उसके बाद हम लोग का निम्न पूरा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलेगा हम लोग को स्थल, घाटी, पत्थर, यही सब चीज़ मिलेगा। बाकी तो और कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि बाकी उतना टाइम का कुछ बचा हुआ है नहीं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग देखने वाले निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। इसको मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। महत्वपूर्ण स्थल कहाँ का? निम्न पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहले तमिलनाडु में, सबसे पहले तमिलनाडु आ जाइए। तमिलनाडु 3 जगह मिला था। तमिलनाडु में क्या था? अतिरपक्कम था, पलवरम था। ठीक है, अतिरपक्कम, पलवरम था, एक और है बदम बदूरे और मदम बदूरे। ठीक है, 3 चीज़ मिला था। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, तमिलनाडु से 3 मिला था, और इसका मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। इसी में एक और लिख देता हूँ, वो क्या था? बदम बदूरे। ठीक है, ये मिला था।
एक और चीज़ मिला था। तो तमिलनाडु से 3 बार, चूँकि वहाँ लिखा, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, स्पेस कम है, सारे बताना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाइए आप, आंध्र प्रदेश आ जाइए, एपी आ जाइए ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या क्या मिला था इस चीज़ को आप लोग जानिए। आंध्र प्रदेश से क्या क्या, सबसे पहले नल्लोर, आंध्र प्रदेश से नल्लोर, उसके बाद बिजारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से नल्लोर बिजारा, ये इधर ही आंध्र प्रदेश है आपका। पहले जो मद्रास जो था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों एक ही में था, मद्रास इस टाइम में इसको बोला जाता था, ठीक है। नल्लोर हो गया, बिजारा हो गया, एक और मिला करीमपुरी, करीमपुरी, ठीक है। ये सारे कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मस्तर, मस्तर और प्रकाशम, क्लियर है, मस्तर और प्रकाशम। ये आंध्र प्रदेश में जो है ये 5 जगह जो था, जब मिला था तो पता चला ये किस काल का है, ये निम्न पूरा पाषाण काल का है। नल्लोर, बिजारा, करीमपुरी, मस्तर और प्रकाशम। तमिलनाडु में कितने थे, 3 थे, अतिरपक्कम, पलवरम और बदम बदुरे। कर्नाटका, कर्नाटक से आपको क्या मिला, कर्नाटक जो था यहाँ पे मिला था आपको एक जगह, उसका नाम था हुडसुंगी। क्या नाम था, हुडसुंगी, ठीक है। ये आपको कर्नाटक में ये जगह मिला, हुडसुंगी। उसके बाद यूपी, बहुत ज़्यादा पूछता है ये, यूपी, यहाँ से जो जगह मिला था वो कौन सा था, वो बेलन घाटी, ठीक है। ये बहुत बार टकराएगा आपको, कर्नाटक वाला, यूपी वाला, बेलन घाटी। राजस्थान, उसके बाद क्या है, राजस्थान। राजस्थान से क्या क्या मिला, कौन कौन सा ऐसा जगह था जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल का था। सबसे पहले है डिडवाना, ठीक है। उसके बाद है पुष्कर, डिडवाना हो गया, पुष्कर हो गया, ठीक है, डिडवाना, पुष्कर। पुष्कर 2 चीज़ है, एक पुष्कर तालाब है, ठीक है, और एक पुष्कर झील है, ठीक है। डिडवाना, पुष्कर तालाब, पुष्कर झील। उसके बाद मिला सिंधी तालाब, ये भी कहाँ पे है आपका, ये भी राजस्थान में है, सिंधी तालाब, सिंधी तालाब मिला। सिंधी तालाब के साथ चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़, कि चित्तौड़गढ़ जो है किस काल की खोजी हुई स्थल में आता है, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल के उस टाइम के खोजे गए स्थल में आता है। नागर था, एक और जगह था, नागर था, और बैराज, ठीक है, बैराज। ये कुछ जगह थे जो राजस्थान से मिला, डिडवाना, पुष्कर झील, पुष्कर तालाब, सिंधी तालाब, चित्तौड़गढ़, नागर और बैराज। तो इन सब जगह का जब पता चला तो क्या पता चला कि ये किस काल का जगह रहा होगा, ये निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल रहा होगा। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या मिला है ना, महाराष्ट्र में भी निम्न पूरा पाषाण काल के जगह मिले थे। महाराष्ट्र से चिड़की, उसके बाद है नेवासा, चिड़की हो गया, नेवासा हो गया, चिड़की, नेवासा, भदनेर और बोड़ी। ये जगह कहाँ के थे, ये आपका महाराष्ट्र की जगह था। और जब इसके बारे में पता चला तो ये भी कहाँ का, मतलब किस काल का निकला, ये भी आपका निम्न पूरा पाषाण काल का निकला। इस तरह से एक एमपी बच गया, लास्ट में उसको लिख देता हूँ। उसके बाद एक एमपी बच गया, नीचे में आप लोग सुन के भी लिख लीजिए अगर नहीं दिखे तो। एमपी जो है मध्य प्रदेश, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हथनौरा, ये जगह, ठीक है। सोन घाटी, हथनौरा के बाद सोन घाटी है ये, सोहन घाटी नहीं है, सोहन घाटी अलग है, ठीक है। सोहन घाटी आपका पाकिस्तान वाले एरिया में। उसके बाद नर्मदा घाटी, आप लोग अगर पढ़े सेट बनाए होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत जगह पे मिला होगा, नर्मदा घाटी। उसके बाद बाघोर, ठीक है, बाघोर क्या मिला, बाघोर। और आप लोग जान लीजिए बाघोर जो एक ऐसा जगह था जहाँ से एक और चीज़ मिला था बाघोर से, पशुओं का पद छाप। क्या मिला था, पद छाप मतलब पैर का निशान, पशुओं का पद छाप। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल के क्या थे आपका महत्वपूर्ण जो भी स्थल था वो था। तमिलनाडु से 3 मिला, अतिरपक्कम, बदमबुदुरे, पलवरम। आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से नल्लोर, बिजारा, करीमपुरी, मस्तर और प्रकाशम। कर्नाटक से हुडसुंगी, यूपी से बेलन घाटी, राजस्थान से डिडवाना, पुष्कर तालाब, पुष्कर झील, सिंधी तालाब, चित्तौड़गढ़, नागर और बैराज, ठीक है। ये उसके बाद महाराष्ट्र से चिड़की, नेवासा, भदनेर, बोड़ी। एमपी से मध्य प्रदेश से आपको क्या मिला, हथनौरा, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, बाघेर। और बाघेर से एक और चीज़ मिला था, वो क्या मिला आपको, बाघेर से जो एक और चीज़ मिला था वो उसमें पशुओं का पद छाप मिला था, पशुओं के पद चिन्ह मिला था। तो ये थे हम लोग का क्या, निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। अब जो हम लोग देखने वाले हैं निम्न पूरा पाषाण काल के क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण घाटी देखने वाले हैं, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण घाटी देखने वाले कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी घाटी मिली। आप इनको लिख लीजिएगा,
इससे ज़्यादा डीप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इससे ज़्यादा डीप में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ये चीज़, इसलिए इसे आप ज़रूर नोट कीजिए। क्लियर है? जिसे आप जरूर नोट कीजिए। निम्न पूरा पाषाण काल का हम लोग महत्वपूर्ण घाटी देखने वाले थे और अभी हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देखे थे। अब बताइए तो चिड़की कहाँ से है, किस जगह पे है चिड़की? नेवासा, ननलोर, बिजारा, मस्तर, प्रकाशम। क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चिड़की जो है, चिड़की, नेवासा, ये कहाँ से है? नल्लोर कहाँ का है? प्रकाशम ये किस जगह का जो था, कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करता था? अभी हम लोग देखने वाले निम्न पूरा पाषाण काल के क्या महत्वपूर्ण घाटी देखने वाले। निम्न पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण घाटी देखने वाले हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से घाटी हुए थे मैं यहाँ लिख दूँ। अभी क्या देखने वाले हैं? निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण घाटी। सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे हम लोग। राजस्थान से कौन कौन सी घाटी मिली थी? निम्न पूरा पाषाण काल में राजस्थान से कौन कौन सी घाटी मिली थी? राजस्थान से सबसे पहले गंभीरी नदी घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये गंभीरी नदी घाटी। और इसी नदी घाटी के तट पे कौन सा जगह है? इसी नदी घाटी के तट पे चित्तौड़गढ़ है। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ किस नदी घाटी तट पर अवस्थित है, किस नदी घाटी तट पर स्थित है? वो कौन सा था? चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो सोहन घाटी क्षेत्र का प्रमुख जो भी घाटियाँ है या स्थल है उसको देखने वाले हैं। सोहन घाटी क्षेत्र से क्या क्या मिला था? सोहन घाटी क्षेत्र से, सोहन घाटी क्षेत्र से क्या क्या, कौन कौन सा जगह था? एक तो था चौमुखा या चौमुखा भी बोला जाता है इसको, चौमुखा या चौमुखा भी बोला जाता है। दूसरा आपका चौतारा, दूसरा क्या था? चौतारा। तीसरा था अरसेन, अरसेन। उसके बाद मलकपुर। ये सारे वो जगह थे जहाँ जो कहाँ से था? सोहन घाटी क्षेत्र से था। चूँकि सोहन घाटी अपने आप में एक घाटी है, हम लोग घाटी पढ़ ही रहे हैं, तो ये सोहन घाटी में चूँकि बहुत बड़ा था तो उसमें 3-4 जगह मिला था, तो इसलिए इसको हम लोग घाटी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सोहन घाटी खुद अपने आप में एक घाटी है। क्लियर है? तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा इसमें तो कोई घाटी लगा हुआ है नहीं, जबकि टॉपिक हम लोग का क्या है? टॉपिक हम लोग का घाटी है। यहाँ से एक और मिला है, सोहन घाटी से एक और मिला, इसी में मिला सोहन घाटी में। वो क्या था? वो उसका नाम था लिद्दार घाटी, लिद्दार घाटी। इसी का, यहीं का एक जगह था, सोहन घाटी का एक क्षेत्र था, उसका एक नाम था लिद्दार घाटी। ठीक है। तमिलनाडु में क्या हुआ आपको? तमिलनाडु में यही अतिरपक्कम और पलवरम के बीच, है ना, तमिलनाडु में अतिरपक्कम और पलवरम के बीच एक और घाटी मिला है जिसका नाम था कोर्तलयार घाटी, है ना, कोर्तलयार घाटी। ये बहुत बार पूछा है कोर्तलयार घाट के बारे में, कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, अतिरपक्कम और पलवरम के बीच में ये घाटी मिला था। उसके बाद महाराष्ट्र से आपको मिला है ना, महाराष्ट्र से निम्न पूरा पाषाण काल की जो एक घाटी मिली है वो कौन है? महाराष्ट्र से आपको परवार घाटी मिली है, परवार घाटी मिली है। महाराष्ट्र से परवार घाटी आपको ये मिली है। साथ ही साथ आपको राजस्थान क्षेत्र से मैं बता दिया गंभीरी नदी घाटी। अच्छा, एक और छूट गया वहाँ पे, एक और होगा राजस्थान में, बेराच नदी घाटी। ठीक है, राजस्थान में ही है बेराच नदी घाटी। ठीक है, ये राजस्थान में ही। गुजरात से आपको क्या मिला है? गुजरात से आपको मिला है लूनी नदी घाटी। ठीक है, लूनी घाटी या लूनी घाटी। गुजरात से आपको क्या मिला है? लूनी घाटी। ये कहाँ है? गुजरात में। और ये भी क्या है? ये भी आपका निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमुख घाटी था। तो दोस्तों अभी हम लोग ने निम्न पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसका जितने सारे पुरातात्विक स्रोत थे, जितने सारे प्रमुख स्थल थे और जितने सारे प्रमुख घाटी थे, क्योंकि इसके अलावा उस टाइम में तो और कुछ था नहीं, बचा हुआ है नहीं उस काल का, तो इसलिए यही जो था निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमुख घाटी थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जिसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि बेलन घाटी जो था, बेलन घाटी यहाँ से निम्न मतलब पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बेलन घाटी से। आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज, बेलन घाटी से ठीक है, पाषाण काल के तीनों चरणों का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है बेलन घाटी से। बेलन घाटी का कहाँ पे है? बेलन घाटी यूपी में है, यूपी में बेलन घाटी है। ठीक है, यूपी में बेलन घाटी है। और यहाँ से पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य मिला है। मतलब आप समझ रहे हैं निम्न पूरा पाषाण मतलब पाषाण काल के तीनों चरणों का, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों चरणों का जो है यहाँ से बेलन घाटी से साक्ष्य मिला है।
ठीक है। बोडी क्षेत्र यहाँ से प्राचीन काल में निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमाण मिला है, और एमपी के नर्मदा घाटी क्षेत्र में मानव का प्रमाण मिला है। एमपी के नर्मदा घाटी क्षेत्र में सबसे पहले मानव का प्रमाण मिला है। यहाँ पे आपको कहाँ लिख दूँ मैं, अब इसे लिख लीजिए अगर दिख रहा है, या सुन के लिख लीजिए। एमपी के, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी तट पर क्या मिला है, सबसे पहले फर्स्ट जो है मानव का प्रमाण मिला है। ठीक है, नर्मदा घाटी, एमपी में नर्मदा घाटी तट है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव का प्रमाण मिला है। तो हम लोग लगभग जो है निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कर दिए है, निम्न पूरा पाषाण काल को खत्म कर दिए है, निम्न पूरा पाषाण काल को समाप्त कर दिया। और कहाँ पे पहुँच गए हैं, और हम लोग पहुँच गए हैं मानव के प्रमाण पर। ठीक है, मानव के प्रमाण पर, मानव जाति के प्रमाण पर। देखिए, मानव जाति का प्रमाण, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कहाँ से होगा। ये आप ये देख रहे हैं इंडिया का मैप, आपको पता है इस तरफ पानी ही पानी है सारा, इधर जितने सारे हैं, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है, आपको पता। तो इधर पानी ही पानी, इधर से तो कोई आएगा नहीं, इधर से इंडिया में कोई तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे पानी ही पानी है। और ऊपर इस तरफ आपको पता है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका हिमालय है, तो उधर से भी कोई नहीं आएगा। फिर बचता कौन सा रास्ता है, फिर बचता आपके पास एक ही रास्ता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बचता। मतलब जो भी कोई बाहर से, जो भी कोई मनुष्य या मानव आएगा बाहर से, तो वो किस वाले एरिया से आएगा, वो इस वाले एरिया से आएगा। मानव जाति का जब आगमन हुआ तो ये इस वाले एरिया से होगा। ठीक है, मानव जाति का आगमन। और ये कौन सा है, ये आप बताइए, ये इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मानव जाति का आगमन कहाँ से होगा, उत्तर पश्चिम दिशा से होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जो है मानव जाति का आगमन किस दिशा की ओर हुआ, तो उत्तर पश्चिम की दिशा से मानव जाति का आगमन हुआ। ठीक है, मानव जाति का आगमन हुआ उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं।